What is the secret of your skin? का राज ये है कि मैं मार्केट का इतना स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, मेरी सेहत पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। Perfect. 20 years in म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, कितना कुछ बदला है, बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ? काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन देखे हैं, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड-19, जो इक्विटी हैज़ एन एसेट क्लास, आई थिंक ये ऐसी एसेट क्लास है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके आपको पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है। वैसे सर, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है विद जीरो नॉलेज, जिसको भी कुछ नहीं पता है, उसने अभी इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट नहीं करी है, म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है जी, तो फिर हाउ डू यू डील विद दैट इन्वेस्टर? कैसे शुरुआत कराते हैं उससे? एक बात जो कि फैक्ट है, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क प्रोफाइल के नज़दीक होगी उतना आपकी जर्नी स्मूथ होगी। एक अच्छे शरीर और एक अच्छी बॉडी के लिए क्या चाहिए? आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए और एक हेल्दी डाइट चाहिए। तो इसी तरह पोर्टफोलियो भी होता है। जिस तरीके की रैली देखने को मिली हमें पिछले 1 साल में, खास करके इस कमोडिटी में, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो इक्विटी में रहते हैं इन्वेस्टेड, और मेरे पास तो बहुत सारे, क्योंकि शो में करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स के कमेंट्स आते थे कि क्या इक्विटी से पैसे निकाल के हम गोल्ड में डाल दें, सिल्वर में डाल दें। आप रिटर्न को चेज मत कीजिए। आजकल बहुत ट्रेंड में है हाइब्रिड गाड़ियाँ और हाइब्रिड फंड। जी, कुछ हाइब्रिड फंड होते हैं जो इससे एक कदम आगे जाते हैं, जो कि इक्विटी डेट के साथ साथ जो कमोडिटीज़ हैं उसमें भी निवेश करते हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। किसी एक दोस्त ने बताया इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, हमने शुरू कर दी। फिर किसी रिश्तेदार ने बताया दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, तो हमने उसमें शुरू कर दी। बट हमें पता ही नहीं हमारे लिए किस कैटेगरी के कौन से फंड्स सबसे बेस्ट होने वाले हैं। हम बस बिना जाने बिना बूझे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा ना करें, इसीलिए हम आपके लिए एक स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम अलग अलग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, अलग अलग एसेट क्लासेस को देखते हुए आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए। और खास करके अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं जो अभी ABCD निवेश की शुरू ही कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की अच्छी होनी चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो, जीरो से शुरू हो, ताकि आगे जाकर आपको 100% अच्छा फ्यूचर अपना निवेश की दुनिया में दिखाई दे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक ऐसे मेहमान जिनको 2 डिकेड का लगभग एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। इन्होंने इस इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी है, वोलेटिलिटी देखी है जिससे हम सब लोग डरते हैं, साथ ही इसका इवोल्यूशन देखा है, किस तरीके से बदलाव आए हैं पिछले 1-2 साल में नहीं बल्कि 20 सालों में। बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव रहे इस इंडस्ट्री में जो कि इन्वेस्टर्स ने देखे और साथ ही जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी देखे। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिविटास कैपिटल के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और बिजनेस हेड गुरमीत सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपका धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सर, सबसे पहले तो व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर स्किन, क्योंकि मैंने बोला 2 डिकेड का आपको एक्सपीरियंस है, आपको देख के मुझे लग ही नहीं रहा आपको 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है। आई थिंक उसका राज ये है कि मैं मार्केट का इतना स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। 20 साल मार्केट देखने के बाद अब मुझे पता है कि ये ऐसे ही बिहेव करता है, तो मार्केट के उतार और चढ़ाव से मेरी सेहत पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। परफेक्ट। और दूसरा, आई थिंक क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मे बी इट्स गुड जीन्स। गुड जीन्स। ओके सर, 20 इयर्स इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जी, कैसे रहे सर 20 साल? 20 साल पहले क्या आप देखते थे इंडस्ट्री में, और अब अगर बात करें 2026 की, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? कितना कुछ बदला है, बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है? जी बिल्कुल। एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मैंने भी अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी तो मुझे भी पता नहीं था कि शायद मैं फ़ाइनेंस में काम करूँगा। तो कहते हैं कि बहुत लोगों का जर्नी ऐसे होता है, उनको डिसाइडेड होता है कि उनको किधर जाना है, बट वैसा कुछ नहीं था। बट मेरा जर्नी शुरू हुआ म्यूचुअल फंड में 2005 में। मैंने एक अमेरिकन म्यूचुअल फंड जो उस वक्त इंडिया में नया सेटअप कर रहे थे उनको ज्वाइन किया। कंपनी का नाम है फिडेलिटी म्यूचुअल फंड। तो मैंने उनकी टीम को ज्वाइन किया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई म्यूचुअल फ़ंड की। मैंने फिडेलिटी के साथ कुछ 5 साल काम किया।
जिसमें मैंने कुछ समय दिल्ली में बिताया और कुछ समय बॉम्बे में बिताया। और उसके बाद और 3 साल मैंने एक म्यूचुअल फ़ंड में काम किया जो कि एक इंडियन कंपनी थी, रेलिगेयर म्यूचुअल फ़ंड। उसके बाद अब ऑलमोस्ट 2011 से मैं म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस में हूँ। आपने सही कहा, इस 20 साल में बहुत कुछ देखा है, इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन देखे हैं, जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड-19, और इस 20 सालों में मार्केट ने बहुत सिखाया है। तो और बाकी आपने बोला कि 20 साल हो गए, बट आज भी हम मार्केट में सीख रहे हैं, हर रोज़ सीखते हैं। जैसे कहते हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट टीचर है। लर्निंग नेवर एंड्स हियर, सो एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। सो बट जहाँ से हम शुरू हुए थे, जहाँ हम आ गए हैं, इसमें बहुत बदलाव देखा है हमने, इंडस्ट्री में भी और इन्वेस्टर्स में भी। जब मैंने करियर शुरू किया था तब आज जो इक्विटी का कल्ट है, जो लोग इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी इन्वेस्टर्स को। आज अगर आप देखिए तो इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है। अभी क्या है कि सब इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में है, आपके फिंगर टिप्स पे है। अगर आपको किसी फ़ंड के बारे में जानना है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। एंड आई थिंक आने वाले समय में एआई इसको और आसान बना देगा। तो उस हिसाब में इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हुई है, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी बहुत चेंज हुआ है, और हमारी इंडस्ट्री का साइज़ भी बहुत बड़ा हुआ है। जो कि आई थिंक जो इक्विटी है एज एन एसेट क्लास, आई थिंक ये ऐसी एसेट क्लास है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके आपको पॉजिटिव रिटर्न दे सकती है, प्रोवाइडेड आप इसमें जब आएँ तो आप एक लंबा होराइज़न लेकर के आएँ, एक लंबा निवेश की सोच लेकर के आएँ। तो उस लिहाज से इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी हुई है, इन्वेस्टर बेस बहुत बड़ा हुआ है, और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर भी चेंज हुआ है। एंड आई थिंक जो आगे जाकर के ये इंडस्ट्री जो है इट विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। आई थिंक जो हमारा हाउस होल्ड पेनिट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स, हालांकि ये लास्ट 20 साल में बहुत बड़ा है, बट अगर आप इसको आप डेवलप वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी लो है। तो मेरे हिसाब से बहुत इसमें बहुत स्कोप है अभी। ओके, सो यू सेड कि आपने स्टार्ट किया था 2005 में फिडेलिटी से। जी। अगर मैं, आपने ये बताया आपने कहाँ कौन सी कंपनी स्विच करी, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आप स्विच करते गए, आपके रोल सर कैसे चेंज होते गए 2005 से? जी, आपका रोल अब तक कितना चेंज हुआ है? बहुत चेंज हुआ। जब मैंने फिडेलिटी ज्वाइन किया था तो मैं एक सेल्स सपोर्ट फंक्शन में था। वहाँ से फिर मैं सेल्स में आया। तो अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में देखेंगे तो म्यूचुअल फ़ंड के जो सेल्स के लोग होते हैं, उन म्यूचुअल फ़ंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें आप लार्जली डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो है अपना म्यूचुअल फ़ंड सेल करते हैं। तो एज अ सेल्स पर्सन आपका काम होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें, आपको अपने प्रोडक्ट्स के फ़ीचर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, अपनी कंपनीज की स्ट्रेंथ बताएं, और यू नो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंड्स को प्रमोट करें। तो मैंने एक, अगर मैं बोलूँ तो म्यूचुअल फ़ंड के सब साइड देख लिए हैं। तो मैंने ऑपरेशंस का साइड भी देख लिया है, सेल्स का साइड भी देख लिया है, और अब मैं डायरेक्ट डीलिंग में हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ भी देख लिया है। तो आई थिंक वो इन तीनों में आपको हो गया है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा वाला आपको स्टेज लगा जो सबसे टफ लगता है, जिसमें काम थोड़ा सा टेढ़ा लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा? एक्चुअली हर रोल के अपने चैलेंजेस हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा जब आप म्यूचुअल फंड सेल्स में आप जाते हैं और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स से या बैंकर से मिलते हैं, तो ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं।
तो आपको कई बार डिस्कशन एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो आप हर तरह के इन्वेस्टर को मिलते हैं। आप जो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा है उसको भी मिलते हैं। आप एक ऐसे इन्वेस्टर को भी मिलते हैं शायद जिसने 4-5-6 साल मार्केट में बिताए हैं, और आप बहुत सोफिस्टिकेटेड और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को भी मिलते हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत समय बिताया है। उन्होंने आपकी तरह ही उतने ही मार्केट के साइकिल और उतने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यहाँ पे आपको जो आपकी डिस्कशंस होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं जो एक म्यूचुअल फंड सेल्स में जब आप जाके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं। यहाँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन अलग होता है। और दूसरा ये है कि म्यूचुअल फंड में आप ज़्यादातर समय आप अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ। राइट, जो कि आपको अच्छे से पता भी होता है और प्लस आपका वो इंटरेस्ट भी होता है कि आप जाएं और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बात करें, उनके बारे में जानकारी दें। वहीं यहाँ पे आपको सब के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई बार जो है आपके क्लाइंट हैं वो किसी और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। राइट, वो आपसे एफडी के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे बॉन्ड्स में निवेश के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा आपका डाइवर्स नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। ओके। वैसे सर अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है विद जीरो नॉलेज, जिसको अभी कुछ नहीं पता है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट ही नहीं करी है, म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है, तो फिर हाउ डू यू डील विद दैट इन्वेस्टर? कैसे शुरुआत कराते हैं उससे? देखिए जी, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को भी और आपके एडवाइज़र को भी ये आपकी रिस्क प्रोफाइल जानना होता है। उनको जानना होता है कि आपका क्या टेम्परामेंट है, क्या रिस्क है। राइट, तो एक बात जो कि फैक्ट है, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क प्रोफाइल के नज़दीक होगी उतना आपकी जर्नी स्मूथ होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत बार आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे और आप उससे पूछेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि मुझे मिनिमम रिस्क लेना है और मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, जो कि अपने आप में एकदम गलत स्टेटमेंट है। तो अगर आप रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते तो आपको मैक्सिमम रिस्क की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब नए इन्वेस्टर को मिलते हैं और स्पेशली जो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो आई थिंक आपको उसके साथ एंगेज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस क्या है। फिर आपको उनसे डिफरेंट सवाल पूछने पड़ते हैं जिससे आपको जज करना पड़ता है, और आप उनको भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई मीन एक छोटा सा उदाहरण ये है कि सब इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आप सपोज मार्केट 20% गिर जाता है, तब आप कैसा बिहेव करेंगे, वो बहुत डिसाइड करता है कि आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है। राइट, बहुत सारे इन्वेस्टर तो एंग्शियस ही इतना हो जाते हैं। करेक्ट। तो अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव लेने के लिए नहीं तैयार हैं, मान लीजिए कि अगर मार्केट 5% 10% गिरती है और उससे आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि होता है मैक्सिमम क्लाइंट्स के साथ, ये ह्यूमन बिहेवियर है। देखिए, नुकसान देखना तो किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, तो बट कई बार आपको आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइल पता होती नहीं है। राइट, तो एज अ जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमें उनसे ये सवाल पूछने पड़ते हैं कि अगर पहले तो कि उनकी रिटर्न की उम्मीद क्या, पहले तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज अगर कोई सिर्फ एफडी की तरह रिटर्न चाहता है और स्टेबल रिटर्न चाहता है और मार्केट के उतार चढ़ाव उसको वो नहीं ले सकता है, तो देन आप फिगर आउट कर लेते हैं कि इनके लिए आप क्या प्रोडक्ट इनके लिए सूटेबल होगा। वहीं अगर कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव से दे आर
दे आर ओके और वो नहीं घबराते हैं, तो देन ऑब्वियसली फिर वो डिस्कशन उस डायरेक्शन में जाती है। बट म्यूचुअल फंड में हर तरीके के इन्वेस्टर के लिए आज प्रोडक्ट है अवेलेबल है। तो इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, सपोज़ अगर आपका पैसा ही सिर्फ 1 साल और 1 साल के कम के लिए अवेलेबल है, ऑब्वियसली आप इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं फोकस करना चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 साल 10 साल है, तो देन आप उनको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्लाइंट का जो निवेश का समय कितना है, उसका इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना है, उसका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी रिस्क लेने की क्षमता, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करे। अच्छा, तो मतलब गोल हो गया, मेजरली टाइम होराइजन हो गया जब तक उसे इन्वेस्ट करना है, और इसके अलावा रिस्क हो गया। वैसे सर कोई बिगनर है वो खुद से क्या ये कैलकुलेट कर सकता है कि वो कितना रिस्क टेकर है? हाँ, बिल्कुल वो कर सकता है। देखिए, मैंने आपको अभी एक जवाब दिया। एक बेसिक सवाल आपसे पूछें कि अगर आज मैं 100 रुपये से शुरुआत करता हूँ और 3 और 6 महीने में वो 100 रुपये अगर 80 रुपये हों, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं और पैसे मार्केट में डालूँगा, या मैं वहीं रुक जाऊँगा, या मैं वो 80 रुपये पे ना लॉस बुक करके वापस पैसे ले लूँगा? तो ये जो कुछ सवाल हैं ये आपको मदद कर सकते हैं। और दूसरा ये जानना ज़रूरी है, जैसे आप किसी भी सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, तो एक इन्वेस्टर अगर चाहे तो वो खुद रिसर्च कर सकता है। आज ये टूल्स अवेलेबल हैं, वो चाहे तो 10 साल 15 साल 20 साल का डेटा अवेलेबल है। वो ये देख सकता है कि अगर ये इक्विटी फंड करेक्ट होता है तो कितना नीचे जाता है, या जो लास्ट 20 साल में जो इक्विटी, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आप जैसे हमने शुरुआत में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की थी, राइट? तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो मार्केट है वो 50% से नीचे आया था, नीचे गिरा था, ठीक है? तो अगर आप 100% इक्विटी निवेशक, आप उस टाइम 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड थे, तो आपका पोर्टफोलियो लगभग उतनी परसेंटेज से नीचे गया था। और उसकी बजाय अगर आप ये देखें कि अगर आप 70-30 या 60-40 इक्विटी डेट होते, तो उतना ही आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता। हाँ। आप कोविड में भी देखें, आप कोविड में मार्केट कुछ 30 से 35% गिरा, बट कोविड में क्या डिफरेंट था कि जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल थी वो बहुत फास्ट थी। कुछ 6-8 हफ्तों में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया। तो अगर आप इस टाइप के उतार चढ़ाव को आप वेदर कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इक्विटी इन्वेस्टर हैं। ओके, मतलब बिना एंग्शियस हुए, बिना बीपी की गोलियां खाए आप ये रिस्क देख सकते हैं। अगर आप इतना ड्रॉ डाउन आसानी से ले सकते हैं तो आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं। ठीक है सर। आपने सर अभी बोला कि अगर आपका पोर्टफोलियो होता डेट प्लस इक्विटी प्लस अदर एसेट क्लास मिक्स एंड मैच होता, तो आपका पोर्टफोलियो उतना ज्यादा गिरता भी नहीं है, उछड़ता भी नहीं, मतलब बैलेंस के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखता है। एसेट एलोकेशन बेसिकली इसको हम कहते हैं। किस तरीके से सर आप एक बिगिनर को, एक बहुत ही न्यू इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन समझाते हैं जब आपके पास कोई आता है, तो कि क्या मतलब, क्योंकि हर किसी को मैंने देखा है जो भी इन्वेस्टर है उसे इक्विटी में जाना है, उसे एक एसेट क्लास इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है, या तो इक्विटी या तो कमोडिटी, कि वो उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, उनका मैक्सिमम जो एलोकेशन होता है वो उसी में होता है। लेकिन सर किस तरीके से आप समझाते हैं किसी भी इन्वेस्टर को कि इक्वली डिवाइड करके चलना या फिर 60-40 का रेशियो करके चलना बेटर है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको एक हेल्दी डाइट से कंपेयर कर सकते हैं, राइट? एक अच्छे शरीर और एक अच्छी बॉडी के लिए क्या चाहिए? आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए और एक हेल्दी डाइट चाहिए, ठीक है जी? आप अगर किसी भी आपके बेसिकली बॉडी को हेल्दी डाइट में क्या बोलेंगे, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए, राइट? अगर आप कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो हो सकता है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। जैसे आप बहुत ज़्यादा फैट खा ले या बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसी तरह पोर्टफोलियो भी होता है। अगर आप एक ही
चीज़ से अपना पोर्टफोलियो भर लेंगे तो फिर वो हेल्दी डाइट नहीं है। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इन्वेस्टर को समझाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हर टाइप का एसेट आपके एसेट पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है। अगर आप देखें तो हर एसेट क्लास का अलग काम है। जैसे इक्विटी जो है वो ग्रोथ प्रोवाइड करता है, डेट जो है वो स्टेबिलिटी लाता है, कैश फ्लो देता है। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज़ लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। तो आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ होना चाहिए। अब वो किस और कितनी मात्रा में होना चाहिए, जैसे हमने कहा, वो आपका जो है वो रिस्क प्रोफाइल जो है वो उसको ड्राइव करेगा कि वो कितना होना चाहिए, बट होना चाहिए। एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट में बहुत मिथ होते हैं। जैसे काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर आप इक्विटी और डेट का मिक्सचर कर रहे हैं तो आप मॉडरेट हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या वो इन अ वे डिफेंसिव बात है। आप ये देखिए कि बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स और जो बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी टैक्टिकली डेट को इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फिक्स्ड इनकम है और बाज़ार गिर गया, अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं हर समय पे, तो अगर बाज़ार गिरा है और आपके पास अभी फ्रेश फंड फ्लो नहीं है तो आप उस गिरावट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा अपना डेट में डाल के रखेंगे और अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो उस वक्त वो आप एक्टिवली अपना डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके उस मार्केट फॉल को का एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप हर टाइम फुल्ली इन्वेस्टेड रहेंगे इवन, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर होते हैं वो भी डेट को स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। और सर पिछला एक साल आपने कैसे देखा जब बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो हाईली जो है गोल्ड और सिल्वर की तरफ झुकते चले जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की रैली देखने को मिली हमें पिछले एक साल में, खास करके इस कमोडिटी में, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो इक्विटी में रहते हैं इन्वेस्टेड, और मेरे पास तो बहुत सारे, क्योंकि शो मैं करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स के कमेंट्स आते थे कि क्या इक्विटी से पैसे निकाल के हम गोल्ड में डाल दें, सिल्वर में डाल दें। तो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दोस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स? बेसिकली आप देखिए होता क्या है कि जब भी किसी भी एसेट क्लास का हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत हाई होता है तो जायज़ सी बात है कि उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो हैं अट्रैक्ट होंगे। बट आप जो भी करें, आप अपनी एसेट एलोकेशन को नज़र में रख के, अपनी रिस्क प्रोफाइल को नज़र में रख के करें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप रिटर्न को चेज़ मत कीजिए, क्योंकि क्या है, अगर आप लास्ट 20 साल में भी अगर देखें तो आपको दिखेगा कि कुछ साल इक्विटी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो डेट अच्छा चलता है। कई बार जब अनसर्टेनिटी होती है, चाहे वो इकोनॉमी का रिस्क हो, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, तो उस टाइम में गोल्ड बहुत अच्छा करता है। तो बट फिर भी एडवाइस यही है कि अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस रखें। आप जो है परफॉर्मेंस को चेज़ नहीं करें, क्योंकि क्या है ना कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड और बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास वो हर साल और हर 6 महीने में बदल सकती है। तो अगर आप परफॉर्मेंस को चेज़ करते रहेंगे तो अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, अच्छे नतीजे। हिस्ट्री तो यही आपको बताती है कि आप परफॉर्मेंस को चेज़ मत कीजिए। ठीक है, मतलब मुझे लगता है सर ये ह्यूमन नेचर भी है, आपको थोड़ा बैलेंस रह के चलना ही पड़ता है। आप किसी भी, जैसे आप एक इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, ऐसे ही आप किसी एक इन्वेस्टमेंट को, एक एसेट क्लास को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। आपको बैलेंस बनाकर चलना है। और सर बात अगर एसेट एलोकेशन की हो रही है तो आजकल बहुत ट्रेंड में है हाइब्रिड गाड़ियाँ और हाइब्रिड फंड्स। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे व्हाट आर हाइब्रिड फंड्स, और हमारे इन्वेस्टर्स किस तरीके से उन्हें समझे, क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप, ये तो हम सबको, हमारे इन्वेस्टर्स को भी बड़े अच्छे से अब पता लग गया है कि कहाँ पे रिस्क लेंगे, कहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, ये वो। लेकिन हाइब्रिड सर, ये जो कैटेगरी कैसे काम करती है और आने वाले समय में और कैसे ये बेटर हो सकती है? जी, तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल भाषा में बोलूँ तो जैसे इक्विटी फंड हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड हैं वो बॉन्ड्स खरीदते हैं फिक्स्ड इनकम में। हाइब्रिड एक तरह से मिक्सचर होता है, राइट। इसमें भी डिफरेंट टाइप के फ़ंड होते हैं। कुछ फ़ंड जो हैं वो
सिर्फ दो ही टाइप की एसेट में डाइवर्सिफाई करते हैं। आप उसे दो बकेट समझ लीजिए चाहे तो, है जो या इक्विटी खरीदेंगे या डेट खरीदेंगे, हाइब्रिड, ठीक है। उसमें कुछ हाइब्रिड फंड होते हैं जो इससे एक कदम आगे जाते हैं, जो कि इक्विटी डेट के साथ साथ जो कमोडिटीज़ हैं उसमें भी निवेश करते हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ। तो ये हाइब्रिड फंड बेसिकली जैसे हाइब्रिड कार है जिसमें कि आइस इंजन भी होता है और बैटरी भी होती है, उसी तरह ये भी जो है इसमें भी डिफरेंट टाइप की एसेट क्लासेस मिक्स होती हैं। अब हाइब्रिड फंड के अंदर भी डिफरेंट देखिए तरह तरह के हाइब्रिड फंड होते हैं। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरी हैं। जैसे आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे अगर आप कहूँ लीस्ट रिस्की तो वो आर्बिट्राज फंड हैं। फिर उसके बाद आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड आ जाता है जो कि ज़्यादातर निवेश फिक्स्ड इनकम में करता है बट इक्विटी में भी 10 से 25% निवेश करता है। फिर उसके बाद आपके एग्रेसिव हाइब्रिड आ जाते हैं जो कि 65% एंड मोर जो है वो इक्विटी में निवेश करते हैं, बाकी बैलेंस डेट में रखते हैं। उसके अंदर एक और कैटेगरी है जो कि बैलेंस एडवांटेज या जिसको हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इक्विटी और डेट को बैलेंस करती है, जो कि वैल्यूएशन से ड्राइव होता है, जो कि जिसमें एक फ़ंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने व्यू के मुताबिक या जो भी वैल्यूएशन मॉडल उनका इन हाउस होता है उसके बेसिस पे इक्विटी और डेट की मात्रा को मतलब वो बढ़ाते change या कर घटाते सकते रहते हैं। बेसिकली हाइब्रिड का फ्लेक्सी कैप हो गया। करेक्ट। सो बेसिकली हाँ जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसके बाद आते हैं मल्टी एसेट फंड्स जो कि इक्विटी डेट के साथ साथ कमोडिटी प्रेशियस मेटल में भी 2025 में ये निवेश बहुत करते हैं। ज़्यादा मैंने सुना जी। मल्टी एसेट के बारे में। जी, आई थिंक उसका रीज़न यही है कि यार आज अभी आप देखिए तो जो इक्विटी मार्केट है वो कुछ समय से फ्लैट टू नेगेटिव है और एक यू कैन से एक जोन में है। तो इस ड्यूरेशन में इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो और सामने आ रही है। इन्वेस्टर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्यों एसेट एलोकेशन ज़रूरी है। लाइक एसेट बैलेंस डाइट की तरह ये भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होने चाहिए। अब एसेट एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बेस्ट फंड चूज़ करने हैं। उसका मतलब ये है कि आपको फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चूज़ करने हैं। कौन सा फंड कितना होना चाहिए, कितना इक्विटी, वो आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल से चूज़ करना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। अगर मान लीजिए आप अपनी रिस्क प्रोफाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जी मेरे हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो 60% इक्विटी और 40% अगर डेट रहता है तो मैं खुश हूँ, मुझे यही बैलेंस चाहिए। तो फिर अगर मान लीजिए आपका 60% इक्विटी एकदम से भाग गया, मान लीजिए 10% चला गया, 70% था, 60% था इक्विटी, तो क्या आप वो 6 रुपये और 7 रुपये निकाल करके डेट में डालेंगे? हाँ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास फ्रेश फंड आ रहे हैं तो फिर आप उसको डेट में डालिए, क्योंकि आपको अपनी एसेट एलोकेशन अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रखनी है। बट ये थ्योरी में तो बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। जब इक्विटी मार्केट्स अच्छा कर रही होती हैं तब अपनी इक्विटी एलोकेशन को बेचकर डेट खरीदना के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, जो कि डिसिप्लिन बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ, राइट। अगर आप बोलिए तो। और सिमिलरली जब बाजार मार्केट गिर रही है तो उस टाइम पे अपना डेट को बेच करके इक्विटी को खरीदना ये भी एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो ये हाइब्रिड फंड जो हैं ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। हाँ। इन सम सेंस अगर आप इनको देखें तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। आप अपने डिसिप्लिन को आउटसोर्स कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। जब अब जो कि एक प्रोफेशनल और एक कंपनी का जो डिफाइंड मैट्रिक्स है वो उस हिसाब से चलेगा, जो कि शायद ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट ये मुश्किल है क्योंकि इसमें क्या है, इमोशन इन्वॉल्व हैं। जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है तो उम्मीद ये होती है कि अब करता ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा शायद। और जब गिर रहा होता है तो तब बहुत पेसिमिज्म आ जाता है कि लगता है अब तो रिकवर नहीं करेगा शायद। तो इसलिए तो ये जो
डायनेमिकली मैनेजमेंट है, अगर आप ये इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें तो आपकी पोर्टफोलियो के लिए इट्स अ गुड थिंग। अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपनी एसेट एलोकेशन मैन कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि एक तो आपको लगता है आपके पास समय नहीं है, और दूसरा आपको लगता है कि शायद आप बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, बिकॉज मनी ऑब्वियसली इन्वॉल्व इमोशन, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इमोशन, तो आप उसको एक प्रोफेशनल को आउटसोर्स कर दीजिए। हाँ, कि वो आपके लिए आपका वो आपके लिए जो कर भी देगा। आपका इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करके चले, शिफ्ट करके चले Right. जहाँ उन्हें बेटर परफॉर्मेंस दिखाई Correct. दे रही है। और सर ऐसी सिचुएशन में जो आपने कैटेगरी बताई भी हाइब्रिड जी। फंड्स की, बैलेंस जी। एडवांटेज फंड, जी, इसमें फंड मैनेजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? इसमें फ़ंड मैनेजर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि वो फ़ंड 60-70-60-40 जो भी है, जो भी फ़ंड मैनेजर क्या है, तो ये फ़ंड मैनेजर क्या करेगा कि सपोज़ अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं, तो उस वक्त वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट बुक करके जो है डेट खरीद लेगा, और सिमिलरली जब मार्केट गिर जाएगी तो वो डेट बेच के इक्विटी कर देगा। तो वहाँ पे क्या है कि एक प्रोफेशनल है जो डे इन डे आउट मार्केट देख रहा है, और काफ़ी बैलेंस फंड जो हैं वो एक वैल्यूएशन मॉडल पे भी डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए चाहे वो प्राइस टू बुक का मॉडल हो या प्राइस टू अर्निंग का मॉडल हो, तो वो क्या है मैट्रिक्स सेट कर देते हैं कि अगर इतना आएगा तो हम इस पे इक्विटी बढ़ाएंगे, या इतना आएगा तो हम इक्विटी गिराएंगे। बट फंड मैनेजर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही ये डिसीजन लेते हैं कि कब इक्विटी बढ़ाना है और जो है कब डेट बढ़ाना है। तो फंड मैनेजर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इक्विटी के अंदर भी और डेट के अंदर भी क्या ड्यूरेशन का डेट लेना है, क्या क्रेडिट रेटिंग का डेट लेना है। हालांकि ऑफर डॉक्यूमेंट ये सब डिफाइन करती है, बट फिर भी जो इंडिविजुअल है उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो मतलब फंड मैनेजर जो है आपके लिए आपका जो निवेश होता है उसको आपके लिए मैनेज करते हैं। और जैसे कि सर ने बोला कि स्पेसिफिकली अगर बात करें बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। मेरे ख्याल से सर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी रोल होता है, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश कर रहे हैं। सर क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी ये छूट होती है फंड मैनेजर के पास कि वो कितना भी एलोकेशन किसी भी एसेट क्लास में ले सकते हैं, या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन है? देखिए जो इसमें कहीं ना कहीं जो है रेगुलेटर ने भी कैटेगराइज किया हुआ है, तो उनको उस फ्रेमवर्क में रहना पड़ता है। जैसे आप मल्टी एसेट देखिए जो काफ़ी समय से यहाँ हैं, तो उनको ये होता है कि एटलीस्ट उनको 65% जो है अपना इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना होता है, एंड बाकी बट लेकिन उनको एटलीस्ट जो है 10% गोल्ड 10% डेट में तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा। तो अगर उनको एज अ इक्विटी टैक्सेशन क्वालिफाई करना है तो उनको मिनिमम 60 to 65% जो है अपना वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना पड़ेगा। सिमिलरली एक और तरह के जो हैं अभी मल्टी एसेट फंड आए हैं जो कि ग्लोबल इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे क्या है कि आपको हर समय 35% तो इक्विटी में रहना ही रहना है, और उसकी वहाँ होल्डिंग पीरियड आपका 12 महीने से बढ़कर के 24 महीने हो जाता है। तो मतलब ये गाइड, हाँ नहीं इंटरनेशनल फंड नहीं, मल्टी एसेट में आप इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले सकते हैं, बट उसमें आपका इक्विटी का जो पोर्शन है वो 35% से ऊपर रहना चाहिए। और वहाँ जो आपका होल्डिंग पीरियड है, तो अगर आपको जो टैक्स क्वालिफाई करना है अगर 12.5% ब्रैकेट, तो आपको 12 की बजाय 24 महीने होल्ड करना पड़ता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है जो कैटेगरीज डिफाइन करती हैं, जो है बेसिकली एक तरह से गाइडलाइंस हैं फंड मैनेजर के लिए। बट विद इन दोज कैटेगरी क्या शेयर खरीदना है मिनिमम के बाद जो कैटेगरी है वो बेसिकली फंड मैनेजर और कंपनी का ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है। वैसे सर इन्वेस्टर के तौर पर हु शुड यू सजेस्ट के जिन्हें हाइब्रिड फंड्स में निवेश करना ही चाहिए? बिगनर हो गया या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर हो गया जो बहुत सालों से ऑलरेडी इन्वेस्टेड है पर हाइब्रिड कैटेगरी उनके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे उन्हें? इसकी जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है या ये एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए है।
हाइब्रिड फंड को सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। जैसे मैंने कहा कि आप इसमें अपना जो डिसिप्लिन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव की इमोशन की वजह से हो सकता है कि आप सही डिसीजन ना ले पाएँ, या आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल तो पता है बट आपको फॉलो करने में आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, या किसी और रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये फ़ंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से तो अनटिल अनलेस आप देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टर हैं और आप 50% टाइप का ड्रॉडाउन मार्केट में गिरावट के टाइम पे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप कीजिए। आप बेसिकली आप अपना पोर्टफोलियो एज लॉन्ग एज आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है 100% इक्विटी भी रख सकते हैं। बट अगर जो मैंने कहा बैलेंस डाइट के हिसाब से, ये आई थिंक हाइब्रिड सबके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और स्पेशली जो लोग बहुत एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो नहीं मैनेज कर पाएंगे उनके लिए तो ये डेफिनेटली वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो सर ऐसे इन्वेस्टर है जिनके ऑलरेडी इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड्स भी हैं, जिनके पास प्योर डेट फंड्स भी हैं और कमोडिटी है, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड टाइप ऑफ, उनके पास भी एक कैटेगरी मतलब हाइब्रिड की भी होनी चाहिए, एक फंड हाइब्रिड का भी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए मल्टी एसेट अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे देखें तो मल्टी एसेट और हाइब्रिड फंड सेम ही काम करते हैं। राइट, आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। राइट, तो आप बेसिक लेवल पे सेम ही काम कर रहे हैं, बट मल्टी एसेट में एक जो है वेरिएबल और आ जाता है कि जो आपको प्रेशियस मेटल जो है आपको ऐड कर देता है। तो क्या कई बार क्या होता है, आप ऐसा भी मार्केट में सिनेरियो आ सकता है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ साल पहले अगर आप देखें तो उस समय पे जो है इक्विटी मार्केट्स डेवलप वर्ल्ड में और हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे। तो उस टाइम पे क्या है कि डेट भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, इक्विटी भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट गोल्ड आपको स्टेबिलिटी दे सकता है। तो उस हिसाब से भी मल्टी एसेट हो चाहे हाइब्रिड हो, हाइब्रिड क्या करता है, वो आपकी बेसिकली इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करता है, आपका रिस्क डिसाइड करता है। इसी तरह जो मल्टी एसेट है वो आपको एक और वेरिएबल ऐड कर देता है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये दोनों आपका पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। और सर रिस्क को कैसे देख के चलें हाइब्रिड कैटेगरी में? हाइब्रिड कैटेगरी का कोई भी फंड हो गया, चाहे मल्टी एसेट फंड हो गया या फिर एग्रेसिव काइंड ऑफ फंड हो गया, जी, रिस्क तो कैसे देख के चलें? आप एग्रेसिव और मल्टी एसेट को अगर आप देखेंगे तो एग्रेसिव हाइब्रिड का क्या है कि देखिए वो 80% तक इक्विटी में जा सकता है। तो अगर मार्केट में किसी की भी रीज़न की वजह से शार्प डाउनटर्न आता है या सडन मूवमेंट आती है, तो हो सकता है कि वो एक मल्टी एसेट फंड से ज़्यादा ड्रॉडाउन देखे। वहीं मल्टी एसेट क्योंकि उसमें गोल्ड है, डेट है, तो शायद वो उस टाइम पे उतना ना गिरे। तो उसको देखते हुए आप एग्रेसिव हाइब्रिड और डेट मल्टी एसेट को देखिए तो मल्टी एसेट में आपकी जर्नी और स्मूथ हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा सर जाते जाते, क्योंकि ऑलमोस्ट अब टाइम हो चुका है, एक मैं आपसे समझना चाहूँगी कि अगर कोई आपके पास सपोज 3 इन्वेस्टर आते हैं अलग अलग एज ग्रुप के, एक है 20s में, अपने मिड 20s में, एक इन्वेस्टर है अपने लेट 30s में सपोज, एक इन्वेस्टर है आपका 50 से 60 की एज के बीच में जी। तो आप कैसे उसका पोर्टफोलियो जो है एक आइडियल पोर्टफोलियो उसके लिए आप बना सकते हैं? रिस्क भी मॉडरेट रिस्क टेकर है जी, तो आप कैसे उसे बताइए? मतलब इसमें भी मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए फिर भी डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, गोल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो मैं बहुत साल पहले ऐसे एक व्यक्ति को मिला था जो कि बहुत यंग थे, बट वो यंग एज में रिटायर होना चाहते थे। तो उनका जो गोल था वो ये था कि मुझे अपने पोर्टफोलियो पर रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी, उनको वॉलेटिलिटी कम चाहिए थी। भले ही अगर आप वैसे देखें तो अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू कर रहा है या यंग है तो आइडियल सिनारियो में उसके पास समय बहुत ज़्यादा है, राइट?
तो अगर उसकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है तो वो ज़्यादा इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है, बट फिर भी वो अपने लाइफ साइकिल में कहाँ है, ज़िंदगी के पड़ाव में कहाँ है, वो फिर भी उसको ड्राइव करेगा नहीं। बट आइडियल सिनारियो में अगर कोई आदमी यंग है तो और उसमें रिस्क झेलने की क्षमता है तो उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी या हाइब्रिड का डेट के कंपैरिजन ज़्यादा पोर्शन हो सकता है। सिमिलरली आप अगर एक 35 से 50 साल की बात करें, अगर आप 50 साल के आदमी की बात करें तो इन आइडियल सिनेरियो वो शायद अपने हालांकि आप किसी भी एज तक काम कर सकते हैं, बट नॉर्मल बात करें तो अगर वो 50 साल का है, 55 साल का है, तो दैट इसका मतलब ये है कि मे बी वो अपनी रिटायरमेंट के क्लोज है और मे बी शायद उन्हें अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़े या रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े। उस केस में अगर वो वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते हैं या उनको मार्केट के ड्रॉडाउन से अब उतने नहीं चाहिए तो आप उनका पोर्टफोलियो उस हिसाब से बिल्ड करेंगे। फिर आप उनको उतना जो है आप नहीं बोलेंगे उनको कि आप इक्विटी में जाएं, बट फिर भी जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, बट ये हम एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। तो हालांकि यंग एज में आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, बट फिर भी ये कई बार बहुत सब्जेक्टिव है और फिर भी उस रिस्क प्रोफाइल से या उस व्यक्ति के लिस्ट लेने की कैपेसिटी से ही ड्राइव होना चाहिए। लाइक आई सेड, अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपकी रिस्क प्रोफाइल के बहुत नज़दीक है तो डिसअपॉइंटमेंट कम होगी, हार्ट बर्न्स कम होंगे, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहेगी। ठीक है, और आप ऐसे ही ग्लो करते रहेंगे सर की तरह, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा वो मार्केट के अप से और डाउन से अब परे हो चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सर ये जो अभी हमने पूरा डिस्कशन किया खास करके हाइब्रिड कैटेगरी पे, क्या ये रिटायरमेंट के करीब जो इन्वेस्टर है हमारा उसके लिए एक आइडियल कैटेगरी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, बट फिर जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी सब्जेक्टिविटी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास शायद ऑलरेडी मान लीजिए कोई ऐसी जॉब में है जहाँ उनको ऑलरेडी पेंशन की इनकम मिलती है और उनको इनकम का इतना नहीं है और अगेन मार्केट के उतार चढ़ाव से इतना डर नहीं है और उनका टारगेट है कि उनको इक्विटी की टाइप के रिटर्न चाहिए। तो बट फिर भी लाइक आई सेड कि हाइब्रिड फंड सिर्फ कंजर्वेटिव और मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए नहीं है। आप इसको टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, इवन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स और भी इसको यूज़ करते हैं, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए थैंक यू सो मच गुरमीत सर, और आपने अपना टाइम निकाला और ये जो कैटेगरी है हाइब्रिड फंड, और खासकर कि ऐसे टाइम पर जहाँ पर हमें एसेट क्लासेस, अलग अलग एसेट क्लासेस में अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखती है, अचानक से सभी में हमें ड्रॉप डाउन आता हुआ भी नज़र आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए हाइब्रिड फंड्स किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, सर ने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच गुरमीत सर, आपने आज टाइम निकाला दी बोनस के लिए और आप आए, और उम्मीद है सर आप आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।